आदरणीय माननीय मंत्री जी, आप बोले आदरणीय उपसभापति महोदय, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड प्लीज। और सभी माननीय सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कोविड-19 के संदर्भ में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात और अपनी भावनाएं व्यक्त करूं, मैं सबसे पहले उन सब कोविड वॉरियर्स जिन्होंने इस कोविड के खिलाफ जंग के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति भी दी, उन सब की पवित्र स्मृति को हृदय की गहराइयों से सबकी ओर से नमन करता हूं। और विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूं इन सब कोविड वॉरियर्स की माताओं को, जो कि लगातार पिछले 8 महीने से ये देख रही हैं कि एक के बाद एक बराबर कोविड वॉरियर्स देश में शहीद हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश में एक भी ऐसी माता नहीं थी जिसने इन कोविड वॉरियर्स को काम पर जाने से रोका हो। मैं हृदय से उनको नमन करना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, पिछले 8 महीने से 8 जनवरी 2020 से हमारी सरकार, व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सरकार के बहुत सारे मंत्रालय, हम सब मिलकर इस कोविड के खिलाफ जंग में देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभागों के साथ लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी और बहुत निष्पक्षता से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे 8 महीने के इस कार्यकाल में इस डिबेट को होने से पहले मुझे कभी इस बात का एहसास या अनुभूति नहीं हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश, सारे मुख्यमंत्री, सारे स्वास्थ्य मंत्री, सारे अधिकारी और सारा समाज मिलकर इस कोविड की लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन इस डिबेट के अंदर बहुत सारे सदस्यों के बहुत सारे विचारों को सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद ये राज्यसभा या लोकसभा का चैम्बर ही ऐसा है कि इसमें आकर हमारी जो राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं वो शायद बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं और बाकी सारी चीज़ें हमको एहसास कम हो पाती हैं। मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कृपया शांत रहें, कि सारे देश ने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, सभी सरकारों ने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर सारे देश में इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ लड़ा है। 7 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इस सूचना को प्राप्त किया था चाइना के माध्यम से कि वहाँ पर एक पहली बार कोई नया कोरोना वायरस आया है जो कि निमोनिया जैसे केसेस करता है। और भारत में इस लड़ाई को हमने 24 घंटे से भी पहले 8 जनवरी को पहले ही अपने एक्सपर्ट ग्रुप्स की मीटिंग के माध्यम से शुरू किया। 17 जनवरी आते आते सारे देश की सारी सरकारों को
सरकार के इस तरह के एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स के साथ लड़ने के पुराने अनुभव के आधार पर डिटेल्ड हेल्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए, कम्युनिटी सर्वेलेंस के लिए, पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस के लिए सारी एक्टिविटीज़ को प्रारंभ करते हुए सारे देश को हमने पूरी तरह से सब प्रकार से सब तरह की एडवाइजरीज और सब तरह की डिटेल्स संभावित पहुंचा दी थी। उस समय तक भारत में कोई केस नहीं आया था। भारत के अंदर पहला केस 30 जनवरी को आया और 30 जनवरी को रिपोर्ट हुआ, जिसके लिए एक मेडिकल स्टूडेंट चाइना से 25 जनवरी के आसपास 23 जनवरी को चले थे और भारत में हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने जिस प्रकार का कम्युनिटी सर्वेलेंस का पैरामीटर एस्टैब्लिश किया, उस पहले केस के लिए 162 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया। चाइना से कलकत्ता, कलकत्ता से बेंगलोर, बेंगलोर से कोची, कोची से आगे 2 ट्रेन बदलकर और फिर अपने घर तक, इसके बीच में 2 होटल्स, उसके बीच में टैक्सियां, उसके बीच में प्राइवेट कार, इन सब के अंदर और हवाई जहाज के अंदर होने वाले कॉन्टैक्ट्स, इस लेवल के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमने अपने इतिहास को 30 जनवरी को शुरू किया था। और उस समय से लेकर और आज तक जिस प्रकार से, चाहे वो पॉइंट ऑफ एंट्री हो, एयरपोर्ट्स हो, सी पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारा लैंड का नेपाल का बॉर्डर हो, इन सब के ऊपर जिस प्रकार से लाखों लोगों को सर्वेलेंस किया गया, जिस प्रकार से 5000 गांवों के अंदर ग्राम सभाएं आयोजित की गई, जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट सेक्रेटरी और स्वास्थ्य विभाग के लोग सारे देश के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, शायद लोगों को सुनने के अंदर ये अतिशयोक्ति लगेगी, इतिहास इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करेगा, जिन्होंने शायद इतनी गहराई, इतनी सच्चाई, इतनी मेटिकुलस तरीके से, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 8 महीने में इस कोविड पेंडेमिक की छोटी से छोटी बात को स्वयं व्यक्तिगत मॉनिटर किया, पीछे बैठकर एडवाइस किया। प्लीज एक भी निर्णय उन्होंने एक्सपर्ट से बात किए बगैर, देश के मुख्यमंत्रियों से बात किए बगैर, सारे देश का कंसेंसस बनाए बगैर नहीं लिया। यहाँ पर बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारी बातें लॉकडाउन के इर्द गिर्द की गई हैं, और कल आनंद शर्मा जी ने कहा कि लॉकडाउन से क्या फ़ायदा हुआ, ये भी अभी कुछ लोगों ने याद दिलाया। अच्छा किया कि लॉकडाउन तो जो है कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने शुरू कर दिया था, लेकिन ये कहा गया कि लॉकडाउन के अंदर डाटाज दिए गए हैं कि ये रेंज दी गई है, इतने लोगों की, इतने केसेस की मृत्यु, और ये सारी चीज़ें कैसे, ये रेंज का क्या मतलब है। हमारे पास 5 जो एजेंसी, साइंटिफिक एजेंसीज हैं, जिन्होंने अपने अपने स्तर पर इसके बारे में अध्ययन किया, वैज्ञानिक दृष्टि से किया, उन्होंने अलग अलग अपने डाटाज प्रस्तुत किए, और उन डाटाज के आधार पर जो है ये रेंज, जिसको हमने 14 से 29 लाख केसेस की बात की और 37,000 से 78,000 डेथ्स को अवॉइड करने की बात की, ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, PHFI, S रवि, M कपूर, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, और इसी प्रकार से एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, 5 स्टडीज़ हुई जिनके अलग अलग डाटाज थे। उन डाटाज का हमने बेस बनाकर जो है इसके बारे में जो है किया। इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड के अंदर और लॉकडाउन को करने के पहले भी, शायद मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा, इतना इनोवेटिव तरीका। प्रधानमंत्री जी ने देश के मन को देखा, देश की जो संकल्प को मजबूत करने के लिए, देश को आइडिया देने के लिए उन्होंने कहा नहीं कि लॉकडाउन 2 दिन के बाद होगा,
लेकिन देश को 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के माध्यम से आगाह किया और देखा कि सारा देश क्या इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार है कि वो क्या घरों के अंदर रह सकता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था और इस ऐतिहासिक फैसले के कारण सारा देश कोविड के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको लड़ना एक प्रकार से सीख गया। और फिर लगातार किस तरह से पहले ही दिन से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को सहायता करने की दृष्टि से, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से पैसे उपलब्ध कराए और कई हज़ार करोड़ रुपए हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री ने जो है हमारे जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड का भी इस्तेमाल करने के लिए 11,000 करोड़ रुपया जो है सारे देश की सरकारों के लिए उपलब्ध कराया। वो समय याद करिए जब इस देश के अंदर हर टेलीविज़न चैनल पर लोग टेस्ट करते थे, पीपीई किट्स की शॉर्टेज की बात करते थे, N95 मास्क की बात करते थे और लोग कहते थे कि इस देश के अंदर ना बेड्स की कैपेसिटी है, ना यहाँ पर वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, ना यहाँ पर ऑक्सीजन है और इसके कारण जो है पर्याप्त मात्रा में सब कुछ ना होने के कारण लोगों को कितनी तकलीफ होगी। लेकिन इस सारे पीरियड के अंदर इसी देश ने उस स्थिति से अपने आप को उस स्थिति में लाकर दिखाया कि एक लेबॉर्ट्री, ये कहने के लिए सुनने के लिए तो सिंपल सी बात है कि एक लेबॉर्ट्री थी और उससे आज 1700 से ज़्यादा हो गई। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ये 1700 की 1700 लेबॉर्ट्रीज को देश के अंदर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स के अंदर एस्टैब्लिश करने के लिए सब प्रकार की सुविधा, सब प्रकार के किट्स, सब प्रकार की मशीनें, इसको ICMR ने देश भर में उपलब्ध कराया। आज 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर देश में कहीं पर भी चले जाएं और आप सोचिए जब लॉकडाउन का पीरियड था कोई हवाई जहाज नहीं चल रहे थे, कोई सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर रीजनल डिपोज खोल के और जगह जगह किस प्रकार से किट्स को पहुंचाया। और उस समय जब शुरुआती दौर के अंदर किट्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, बहुत महंगी आती थी, उस स्थिति से साथ इन किट्स को देश में बनाने के लिए जहां एक तरफ वैज्ञानिकों ने काम किया, ICMR ने हैंड होल्ड किया, आज 700 से ज़्यादा किट्स, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया, कितने किट्स को वैलिडेट किया, कितने को रिकमेंड किया, कितने अभी, और आज उसके कारण टेस्ट की कीमत को जो है कितना कम कर दिया गया। हमने जब देश के बारे में सोचा तो प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं देखा कि ये कौन सी स्टेट है, कौन सी यहाँ पर सरकार है। जब किसी प्रदेश के अंदर ज़्यादा केसेस आ रहे थे और थ्रूपुट मशीन, कोबास मशीन को देश के अंदर उपलब्ध कराने की बात थी और केवल थोड़ी सी कोबास मशीनें बाहर से विदेश से आई थी, तो बिना किसी पूर्वाग्रह के कौन सी स्टेट्स को चुना, दिल्ली के अंदर लगाई, NCDC के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लगाई, वेस्ट बंगाल के अंदर लगाई, नोएडा के अंदर लगाई और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर उस काम को किया। मेरे पास ये लिस्ट है, इसमें 23 स्टेट्स के नाम हैं, हरियाणा, कर्नाटका, यूपी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आसाम और तमिलनाडु। इन सब स्टेट्स के अंदर अगर कोई छोटे से छोटी भी बेस्ट प्रैक्टिस थी, उन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने जो है संकलित किया और सारे देश की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को सारे देश के साथ शेयर किया। उस समय हमने ये नहीं देखा कि किस प्रदेश के अंदर कौन सी सरकार है, कौन सी पीपीई किट्स तो देश के अंदर जो है शायद ये एक अपने आप में इतिहास है, रिकॉर्ड में अंकित होगा कि जो चीज़ भारत में मिलती नहीं थी, बनती नहीं थी, उसके आज 110 मैन्युफैक्चरर हो गए। N95 मास्क के 10 बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए, वेंटिलेटर्स के 25 मैन्युफैक्चरर हो गए और 3-4 महीने के अंदर अंदर ये स्थिति देश के अंदर आ गई थी कि जब हम पीपीई किट्स स्टेट्स के पास भेजते थे तो बड़े बड़े स्टेट्स भी कहते थे सॉरी सर, अभी हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, आप प्लीज़ इसको होल्ड कर लीजिए। यानी लगातार किसी भी परिस्थिति के अंदर कभी भी पूरी सरकार ने इस बात को ये नहीं सोचा कि हमें
कहीं पर भी जो है किसी पूर्वाग्रह के साथ काम करना है। और इसलिए मुझे पहली बार आज ये महसूस हुआ कि ये सदन के अंदर जो लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर ज़्यादा लोगों को तकलीफ होने लगी तो स्वयं गृह मंत्री जी ने जो है अपने आगे आके किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री जी ने एक दिन मीटिंग में कहा गृह मंत्री जी को कि आप और स्वास्थ्य मंत्री जी मिलकर दिल्ली के लोगों को बुलाकर और दिल्ली को ठीक करने के काम में पूरा सहयोग करिए। कोई राजनीतिक दृष्टि से हमने काम नहीं किया, हमारा वो कर्तव्य था, हमारा वो धर्म था। और जो 5,000 टेस्ट होते थे वो 22,000 तक टेस्ट पहुंच गए। जिन जिन स्टेट्स के अंदर जिस जिस प्रकार की जो किसी भी प्रकार की कमियां किसी के ध्यान में आती थी, आप याद करिए कि जब ये परिस्थिति शुरू हुई थी, कोविड एक नया वायरस था, इस वायरस के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, दुनिया भी अनुभव से सीख रही थी, अमेरिका के जैसे बड़े देश भी सीख रहे थे। ऐसे परिस्थितियों के अंदर हम लोगों ने फरवरी मार्च के महीने में लाखों की तादाद में कैपेसिटी बिल्डिंग की, और वो खाली कैपेसिटी बिल्डिंग अपने डॉक्टर्स की, नर्सिस की नहीं, कितने सारे दूसरे लोग थे। कोई एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग थे, कोई पैरा मिलिट्री के लोग थे, कोई जो है बाहर से जिन लोगों को लेके आया गया उनकी रक्षा करने वाले लोग थे। तरह तरह के लोगों की लगातार उस प्रकार से किस तरीके से जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की गई। और सारे इस प्रक्रिया के अंदर पूरे 8-9 महीने के कार्यकाल में मैं नहीं समझता कि जो भी लोग कोविड के साथ इस जंग के अंदर लगे हैं वो कोई भी जो है 1 मिनट के लिए भी जो है आराम से बैठे होंगे। और आज अभी यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में भी बहुत चर्चा हुई है। इसमें कोई दो मत नहीं कि माइग्रेंट वर्कर्स को कुछ समय के लिए तकलीफ हुई, लेकिन जिस प्रकार से होम मिनिस्ट्री ने समय समय पर लगातार पहले लॉकडाउन के 4 चरण और बाद में अब अनलॉक के 4 चरण, और इसके बीच में जो लोगों को तकलीफ़ें आ सकती थी उनका एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी आवाजाही सब जगह पर किस प्रकार से स्मूथली चल सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस कोविड के दौरान भी, कोविड के इतने बड़े खतरे को साथ लेकर जब चल रहे थे लोग, उस परिस्थिति में भी 64 लाख जो है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेन्स के माध्यम से, हमारे रेल मंत्रालय ने बसों के माध्यम से जो है अपने अपने स्टेट्स के अंदर भेजा। प्लीज। आज कल यहाँ पर बात की थी आनंद शर्मा जी ने, सिर्फ उनको मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने बीसीजी के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों का इन चीज़ों के बारे में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो इसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि बीसीजी के संदर्भ में 6 क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्टर हुए हैं, और ICMR 6 साइट्स के ऊपर इन ट्रायल्स को जो है कर रहा है। और ये जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं और ये 3 साइट्स पर और स्टार्ट किए गए हैं। ये ICMR इज़ पार्ट ऑफ दिस वैक्सीन स्टडी। फेविपिरावीर के बारे में भी आपने कहा, ये निश्चित रूप से जापान के अंदर और चाइना के अंदर ये नोवल इन्फ्लुएंजा के लिए एक एक्सेप्टेड ड्रग है। इसका अप्रूवल भी जो है DCGI ने दिया इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, लेकिन इसके संदर्भ में जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं वो इन विट्रो रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव नहीं है। और इसी तरीके से आपने कॉल्ची सीन के बारे में बात किया है, इसका भी बहुत ही नैरो थेरेपेटिक विंडो है और हाई रेट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली हाई डोजेज़ में। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनके संदर्भ में अगर बहुत सारी डिटेल्ड जानकारी रिसर्च के संदर्भ में जो भी आपको अगर लेनी है, वैक्सीन्स के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो पहले ही दिन से वैक्सीन जो लोग बना सकते हैं, वैक्सीन पे जो लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय और उसके लिए हमारा जो ICMR है, उसके लिए ड्रग कंपनीज सब मिलकर और उसके लिए सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट देते हुए, और इस विषय को भी प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। आज भी जो है हमारी स्थिति यह है कि जो वैक्सीन्स आने वाले समय में आ सकती हैं, किस समय आ सकती हैं, देश में किसको देना है,
उसके लिए हाई लेवल पर एक्सपर्ट ग्रुप्स सब प्रकार की चर्चा करके 10 स्टेप की आगे की तैयारी सोचकर हर चीज़ जो है विस्तार के साथ प्लान हो रही है। सारे देश के अंदर करीब जहाँ जहाँ पर भी तकलीफ हुई इस 8 महीने के अंदर, कम से कम 25 स्टेट्स के अंदर जहाँ जहाँ जिस तरह की भी तकलीफ थी उसके हिसाब से जॉइंट सेक्रेटरी इस लेवल के ऑफिसर्स की अध्यक्षता के अंदर हमारी टीम्स ने जाकर पूरे देश की हैंड होल्डिंग की। और शायद कोई ऐसा विषय नहीं है, अभी समय की मर्यादा है, मैं नहीं जानता कि मुझे आप कितनी देर बात करने का मौका देंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्रश्न अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत सारे सुझाव दिए थे उसके बारे में, ये सारी की सारी जो आने वाले भविष्य के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है, ये सारे हमारे आत्मनिर्भर। सर, वैक्सीन के संदर्भ में मैंने ये बताया कि वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से और दुनिया के अंदर भी जो जॉइंट प्रयास हो रहा है उसके साथ भी हम सबका कोऑर्डिनेशन है। और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। साइंस के अंदर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हर तरीके से वायरस के ऊपर, हम दुनिया के अंदर 4-5 उन देशों में से हैं जिन्होंने वायरस को आइसोलेट किया है। हमारे बायोटेक्नोलॉजी और CSIR के अंदर जो है 1000 से ज़्यादा जो है वायरसेस के ऊपर जो है उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है। वायरस की जो स्टडी इतने विस्तार से हो रही है, कल मैंने उसमें स्टेटमेंट में भी कहा था कि 40,000 से ज़्यादा वायरस के सैंपल्स को बायो रिपोजिटरी के रूप में जो है उनको संभाल कर रखा गया है, जिनके ऊपर अध्ययन की प्रक्रिया चल रही है। और मैं शायद चर्चा कर रहा था कि भारत में इतनी विषम परिस्थितियों में भी जब इतना ज़्यादा कोई लॉकडाउन की परिस्थिति थी, इकॉनमी के ऊपर भी जो है बहुत सारी तकलीफ़ें थी, लोगों को भी बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी ने शुरुआती दौर के अंदर ही स्वास्थ्य के लिए भी 15,000 करोड़ का पैकेज, फिर गरीबों के कल्याण के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज, और उसके बाद फिर आत्मनिर्भर भारत के लिए भी 20 लाख करोड़ का पैकेज ये। और इसी के संदर्भ में मैं योजनाओं की जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को जो बेनिफिट दिया गया 46,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब 19.4 करोड़ हाउस होल्ड्स को 1 किलोग्राम 3 महीने का जो बेनिफिट दिया गया 5,000 करोड़ रुपए का। टारगेट बेनिफिशरीज जो उज्ज्वला बेनिफिशरीज जो थे उसके अंदर करीब 8,80,046 करोड़ ये फ्री गैस सिलेंडर्स जो दिए गए, इस पे 13,500 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। इसी तरह सीनियर सिटीजन्स, एजिड विडोज और दिव्यांग लोगों को जो टारगेट बेनिफिशरीज इसके थे 2.98 करोड़, इनको करीब 3,000 करोड़ रुपए के बेनिफिट्स दिए गए। फार्मर्स को जिसके टारगेट बेनिफिशरीज 8 करोड़ हैं उनको 16,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया गया। और जो वुमेन PMJDY अकाउंट होल्डर्स थी जिनके खाते में 500 रुपये डाला गया लगातार,
3 महीने तक। इस ऐसे भी 20 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को 31,000 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया। ये EPF कंट्रीब्यूशन जो 24% ऑफ मंथली सैलरी फॉर वर्कर्स अर्निंग लेस देन 15,000 पर मंथ को भी 3 महीने तक, इसके भी 78 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज थे, 4,860 करोड़ रुपया दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर विड्रॉल फ्रॉम EPF, इसके टारगेट बेनिफिशरीज भी 5 करोड़ थे, इसको भी 5,000 करोड़ रुपए का इन सबको मिलकर बेनिफिट दिया गया। और जो हेल्थ वर्कर्स के लिए जो इंश्योरेंस स्कीम बनाई, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनकी स्टेट्स में ऐसा हुआ, ये इंश्योरेंस स्कीम को भारत सरकार ने बनाया। भारत सरकार ने सारे देश के जो वर्कर्स के लिए जो है उसके लिए पैसा उपलब्ध कराया, लगभग 200 करोड़ रुपया। और इसी तरह से मनरेगा में वेज इंक्रीज जो किया गया 20 रुपये, उसके भी 13 करोड़ से ज़्यादा जो है बेनिफिशरीज थे। इन सब चीज़ों का उल्लेख कोई हम अपना डिटेल में इसका कोई सरकार ने क्या किया वो हमारा कर्तव्य था, लेकिन इस बात को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी 8 महीने में लगातार किसी समय पर भी देश के एक भी व्यक्ति को किस प्रकार का दुख हो सकता है, दुख हो रहा है, किस प्रकार की उसको सहायता की ज़रूरत है, उस सारी सहायता को करने के लिए सब प्रकार की विषम से विषम परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी ने स्कीम भी बनाई, स्कीम को इम्प्लीमेंट भी कराया। और हम लोगों ने सारे देश की सारी सरकारों को लगातार खाली पैसा देकर ही जो है संतुष्टि नहीं प्राप्त की, लगातार दिन रात, लगातार 8 महीने देश के स्वास्थ्य मंत्री जानते हैं, उनके साथ चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे उनसे टेलीफोन पे बात हो, आए दिन हम लोग यही करते रहे। सारे देश भर की मॉनिटरिंग हर तरीके से भारत सरकार ने की और उसी का आज ये परिणाम है कि सारे देश में पूरी दुनिया के मुकाबले हमारे केसेस पर मिलियन की बात आती है, केसेस डेथ्स पर मिलियन की बात आती है, वो हम अमेरिका से कंपेयर करें, वो हम ब्राज़ील से कंपेयर करें, वो हम किसी से भी कंपेयर करें, हमारे US और ब्राज़ील के मुकाबले जो केसेस हैं US और ब्राज़ील के वो 5 से 6 टाइम जो है हमसे हैं। और इसी तरह से ब्राज़ील और स्पेन की डेथ्स 11 टाइम ज़्यादा हैं। और भी भारत में रिकवरी रेट आप जानते हैं कि हमारा 78-79% के करीब हो गया है और हमारा मोर्टालिटी रेट दुनिया में सबसे कम है 1.64%। लगातार हम पहले दिन से प्रयास कर रहे हैं कि अर्लीस्ट हम डायग्नोसिस करें, अर्लीस्ट हम ढूंढें पेशेंट को और उसको तुरंत टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के लिए चाहे उसका घर हो, चाहे उसके लिए कोविड केयर सेंटर हो, चाहे उसके लिए कोविड का हेल्थ फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल हो, और कोशिश किया जाए कि किसी भी कीमत पर उसको मृत्यु का शिकार ना होने दिया जाए। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि हमारी दुनिया में सबसे कम मोर्टालिटी रेट है और अभी हमारा लक्ष्य है कि हम इस मोर्टालिटी रेट को 1% से भी जो है कम पर ले जाना चाहते हैं। हमारे कहने के लिए 50 लाख केसेस हैं, लेकिन सर अभी इसमें 20% ही केवल, यानी 10 लाख से कम ही जो है एक्टिव केसेस हैं। और मैं आपको इस सदन को स्मरण कराना चाहता हूँ, विदेश से बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए थे इस लड़ाई के शुरुआती दौर के अंदर, जिनके पास बहुत नॉलेज थी, बहुत अनुभव था, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिकल मॉडल्स थे, बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों को वो नेतृत्व करते थे और उनके पास भारत के अंदर जन्म लेने के कारण भारत के बारे में भी बहुत सारा अनुभव था। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स पर कहा था कि जुलाई, माननीय मंत्री जी कंक्लूड करें कृपया। जुलाई अगस्त का जब महीना आएगा तो भारत में 300 मिलियन केसेस होंगे सर, 300 मिलियन। माननीय मंत्री जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, कृपया कंक्लूड करें। मैं सुन रहा हूं सर, और कंक्लूड भी करने के लिए मैं, आपने आदेश किया, मैं कंक्लूड करता हूं सर। मैं सिर्फ ये स्मरण कराना चाहता हूं कि इस समय तक 300 मिलियन केसेस की बात की गई थी, 5-6 मिलियन डेथ्स की बात की गई थी और 135 करोड़ के देश के अंदर आज हम 11 लाख तक टेस्ट कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा पूरे जो टोटल टेस्ट हैं 5 करोड़ से ज़्यादा केवल अमेरिका ने किए और अमेरिका को भी हम थोड़े दिन के अंदर जो है टेस्ट के मामले में पीछे छोड़ देंगे।
ये सारा कुछ जो है संभव इसलिए हुआ है कि सारे देश ने इसको मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गहराई और गंभीरता के साथ जो है लड़ाई को लड़ा है। आपने समाप्त करने के लिए सर कहा है, इसलिए मैं एक अपील सबसे करना चाहता हूँ। मेरा जो भी 8 महीने का अभी तक का अनुभव है, जितना भी कुछ इसके बारे में अध्ययन किया है और जितना भी कुछ मैं डॉक्टर होने के नाते समझ पाया हूँ, मेरी एक अपील है कि शायद जो बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि वैक्सीन जब आएगी और वैक्सीन भी जब आएगी तो वो कोई जादू की तरह 1 मिनट में जो है सारे 135 करोड़ लोगों को लगाकर इम्यूनिटी नहीं दे पाएगी। उसके अंदर भी समय लगेगा, उतनी वैक्सीन उपलब्ध होने में भी समय लगेगा, उतने समय का सारा देश इंतज़ार नहीं कर सकता। इस बीमारी से बचने के लिए वायरस केवल क्योंकि ह्यूमन शरीर के अंदर ही जीवित रहता है और एक बार हमारे शरीर में प्रवेश करके दूसरे के शरीर में वो जाने की जब प्रयास करता है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद एक शरीर के अंदर वो डेड हो जाता है, दूसरे शरीर में जब तक वो लाइव है, जब वो जाता है, उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हमको कट करना है। और उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मुझे बहुत खुशी है कि इस सदन के अंदर भी इसके लिए आग्रह भी किया जा रहा है कि ये जो मास्क है ये शायद हमारी सबसे बड़ा हमारा रक्षक है। और इस मास्क के बारे में जितना ज़्यादा हम हमारे क्षेत्र में हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स लोगों को, क्योंकि जब से अनलॉक हुआ है लोगों ने समझ लिया है अनलॉक का मतलब कि वायरस कंट्रोल हो गया, अब जो है हम लापरवाही कर सकते हैं, हम बिना मतलब के फंक्शंस में भी जा सकते हैं, हमारे को 2 गज की दूरी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने हाथ की हाइजीन के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको सैनिटाइजेशन के बारे में विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी विषय हैं, 4 केवल विषय हैं, हैंड की हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, मास्क और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, और जिसको मैं समझता हूँ कि शायद गांव के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से, गहराई से, सच्चाई से और कमिटमेंट के साथ समझा है। हमारे जो अर्बन इंडिया है उसमें अभी भी हमारी जो ज़्यादा तकलीफ़ है वो हमारे थोड़े से स्टेट्स में रह गई है, और वो थोड़े से स्टेट्स में भी थोड़े से हमारे सिटीज़ के अंदर रह गई है, और उन सिटीज़ के साथ के आसपास के पेरी अर्बन जो थोड़े एरियाज़ हैं उनमें रह गई है। और वहाँ पर भी अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि वायरस का ट्रांसमिशन वो वायरस के कारण नहीं हो रहा, वो हमारी लापरवाही के। माननीय मंत्री जी, आप महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, पर प्लीज कंक्लूड करें। इसीलिए सर मैं कंक्लूड करता हूं। आप कह रहे हैं कि आपसे मैं चाहता हूं कि लगातार आप ये अपील करते प्लीज कंक्लूड। ये देश से लगातार अपील करते रहें। प्रधानमंत्री जी भी कई बार इस बारे में अपील कर चुके हैं। ये जो सोशल वैक्सीन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्लीज कंक्लूड करें, प्लीज। वैक्सीन के आने तक कम से कम हम प्लीज कंक्लूड करें। मास्क और 2 गज की दूरी को सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन समझें। प्लीज कंक्लूड करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं सभी का, आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हम सबको वो कोविड से रक्षा करने के लिए सब प्रकार के प्रयासों में देश की सहायता करने के लिए हम सबको वो अपना आशीर्वाद। प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद।